प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चालू की है, उसी के अंतर्गत आज अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण परिचय जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति का और इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपके अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते ही हैं कि इस वर्ष नया पाठ्यक्रम, नया सिलेबस और नया ब्लूप्रिंट आ गया है। 30% भाग हट भी गया है, कोर्स का कम हुआ है। तो हमारे जो वीडियो आप तक उपलब्ध हो रहे हैं, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। और ये जो आपने नया ब्लूप्रिंट देखा है, तो विद्यार्थी इस वर्ष आप देख रहे होंगे प्रश्नों का प्रकार है वो एक प्रकार से बदल गया है। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो पहले 25 वस्तुनिष्ठ आते थे, अब वो 30 वस्तुनिष्ठ आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी 1 नंबर के क्वेश्चन 30 रहेंगे विद्यार्थियों, और 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और जो 5-6 नंबर के रहते थे और 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं रहेंगे। तो विद्यार्थियों, चूंकि इस वर्ष ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या, जिसमें सत्य असत्य, सही जोड़ी और सही विकल्प चुनना इत्यादि आते हैं, तो इनकी संख्या बढ़ गई है। तो यहाँ किस बात पे अपन को ये सारा हो रहा है यहाँ पर कि अपन को विषय को सूक्ष्मता से पढ़ना होगा, गहराई से पढ़ना होगा, बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, छोटी छोटी बातें जानना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके रिजल्ट को सुधारने में, आपके प्रतिशत को बढ़ाने में। तो इसलिए आज हमारे वीडियो में यही प्रयास रहेगा कि आपको इस अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति में जो महत्वपूर्ण सभी बातें हैं उनसे परिचय भी कराया जाए, और जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप सीख सकेंगे। इसके अलावा 3 नंबर और 4 नंबर के भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस अध्याय में, वो आप सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो कंटिन्यू आप चाहते हैं जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके, तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करते हैं, जिससे इस अध्याय की अवधारणा क्लियर हो जाएगी। आप समझ सकेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या अध्ययन करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो अगर हम कहें कि ये तल है, इसको समतल भी कह सकते हैं। तल पर हमने लिया एक बिंदु, तल पर क्या लिया? एक बिंदु। अब समझिएगा, एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। हमने कहा कि बताइए कि यह बिंदु कितनी दूर है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे, मन में जरूर आपके एक प्रश्न आया होगा कि सर ये कैसा प्रश्न हुआ कि कहां से कितनी दूर है ना? तो बिल्कुल सही आपने सोचा, आपके मन में सही प्रश्न आया कि यह बिंदु कहां से कितनी दूर है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तल पर एक और दूसरे बिंदु की भी आवश्यकता होगी। हमने इस बिंदु का नाम दे दिया O, ठीक है ना? ये बिंदु का नाम दे दिया O। यानी क्या बात अभी आपको ज्ञात हो गई कि किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए हमें एक अन्य बिंदु की भी आवश्यकता होती है, एक अन्य बिंदु की भी आवश्यकता होती है। ये आपने जान लिया कि एक अन्य बिंदु की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अभी भी बात बन नहीं पाई। देखिए क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि ये जो बिंदु है, यह बिंदु इससे कुछ दूर भी है और इससे कुछ ऊपर भी है ना? तो यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये चीज ज्ञात करने के लिए कि ये जो बिंदु है इससे कितनी दूर है और कितने ऊपर है, ये ज्ञात करने के लिए, सही स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपने जो बिंदु लिया था, कौन सा बिंदु लिया? तल पर अपने मन से कौन सा बिंदु लिया? O। तो यहाँ पर हमको 2 लंबवत रेखाएं खींचनी पड़ेगी। क्या करना पड़ा कि ये जो बिंदु अपन ने लिया था यहाँ पर बिंदु O, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? 2 लंबवत रेखा खींचनी पड़ेगी। एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, ठीक है ना?
अब इनके कुछ नाम भी दे दें, चूंकि रेखा है तो दोनों साइड ये बढ़ सकती है ना, दोनों साइड ये रेखाएं बढ़ सकती हैं। तो ये वाली रेखा जो क्षैतिज है इसको हमने एक्स अक्ष नाम दे दिया, ठीक है ना। अब एक्स अक्ष नाम दिया तो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर जहाँ जीरो आया, क्योंकि ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ जो अपने बिंदु ओ माना था, सॉरी बिंदु ओ माना था, यहाँ से लेकर के हम इस तरफ भी बराबर बराबर अंक लेकर के, बराबर बराबर खंड लेकर के क्या करें, यहाँ पर चिन्ह लगा लें ऐसे करके, और इसी साइड यहाँ भी लगा लें इस तरह से, बराबर बराबर अपने इसके भाग कर लिए, ठीक है ना, भाग कर दिए। बराबर बराबर करना है आपको। अब यहाँ भी इसी प्रकार से आप यहाँ पर गिनती लिख दें, 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड भी, अब देखिए संख्या रेखा होती है ना, तो संख्या रेखा में इस तरफ क्या होती है, धनात्मक संख्या, और इस साइड क्या होती है, ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पर हम ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस टाइप से जितनी आवश्यकता होगी उतनी लिखी जा सकती है। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पर, अब ये धन में है तो यहाँ पर ऋण में लिखेंगे अपन, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इस टाइप से। अब इस अक्ष को हम बोलेंगे एक्स अक्ष, और ये वाले भाग को हम बोल देंगे एक्स डैश, यहाँ से इतना, और ये वाले अक्ष को वाई अक्ष बोलेंगे। तो यहाँ ये वाई और यहाँ नीचे वाला भाग इतना, ये वाई डैश कहलाया। अब समझिए बात को, क्या कि इस बिंदु की दूरी अब आप बता सकते हैं कि कितनी दूर है। तो यहाँ कहेंगे कि क्षैतिज दिशा में, मतलब ऐसे दिशा में, यहाँ पर देखें इसकी सीध मिलाए ऐसे करके ये, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्षैतिज दिशा में ये 1 2 3 सेंटीमीटर या 3 इकाई दूरी पर है। और हम यहाँ पर देखें कि कितने ऊपर है, यहाँ से कितने ऊपर है, तो इतने ऊपर है ना, ये इतने ऊपर है, कितनी, इतनी ऊंचाई पर है। तो इस ऊंचाई को नापने के लिए हम यहाँ पर पैमाना ले जाते हैं, ये तो इतनी ऊपर है, यानी कि कितनी ऊपर है, ये देखिए यहाँ तक की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर 4 इकाई आ रहा है। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये ओ बिंदु से, ओ से कितनी दूरी पर है, 3 इकाई क्षैतिज दूरी पर है, क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज दूरी हो गई उसकी, ठीक है ना। और ओ से कितनी ऊपर है, ओ से 4 इकाई ऊपर स्थित है, ये अपन को पता चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को लिखना पड़ेगा कि कैसे लिखें। यहाँ पर तो लिखने का नियम होता है, ये देखिए यहाँ पर आपने पॉइंट गिरा है, तो यह कहाँ पर गिरा, ये एक्स अक्ष पर। तो जहाँ एक्स अक्ष पर गिरता है वह इसका कहलाता है एक्स निर्देशांक, यानी एक्स निर्देशांक इसका कहला गया 3। और वाई अक्ष, ये वाई अक्ष पर इसके सीधे कहाँ पर गिर रही है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर वाई निर्देशांक क्या कहलाया, 4, यानी ये फर्स्ट वाला एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, हम आपको नोट करा देंगे ये सभी बातें, पर पहले समझना जरूरी है। क्या कि अगर हम यहाँ पर ये पूछें कि ये जो आपने बिंदु बना लिया है, बिंदु ए, इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हुई आप थोड़ी समझिए। एक्स अक्ष कहाँ, ये है, एक्स अक्ष ये है। अब इससे ये वाले बिंदु की दूरी कितनी होगी, इतनी होगी ना, तो इतनी दूरी है ये। अब इसको आपको नापना है, इतना नापना है, इतना यहाँ, तो इसको नापना है, तो ये हम ऐसे करके ले गए, यानी कितनी दूरी पर है, 4 है ना। तो यार एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 4। तो 4 ये क्या कहला रहा है, 4 क्या कहला रहा है, देखिए कौन सा निर्देशांक कहलाया, वाई निर्देशांक है। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक यानी कि क्या, वाई निर्देशांक यानी क्या, कोटि, है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी बराबर क्या कहला जाएगा, कोटि। इसको आप कैसे कह सकते हैं, प्रश्न कैसे बन जाएगा थोड़ी समझिए। प्रश्न ऐसा आ सकता है ना, खाली स्थान में आ सकता है,
किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी खाली स्थान कहलाती है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? कोटि, ठीक है ना। या किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका खाली स्थान निर्देशांक होती तो y निर्देशांक होती। इस प्रकार से सत्य सत्य खाली स्थान कहीं में भी बना सकते हैं, इसलिए सूक्ष्मता से पढ़ना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ लेंगे तो पूरी गणित भी आपको इजी लगेगी, ये चैप्टर भी इजी लगेगा। अब जैसे हमने कहा x अक्ष से दूरी, अब आपको बताना है y अक्ष से दूरी। चलिए y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष कहाँ है? ये है। और y अक्ष से दूरी बोलेंगे, इसकी दूरी देखेंगे तो दूरी तो ऐसे ही नापेंगे ना सीधे कि बिंदु ये है, दूरी ये हो गई y अक्ष से दूरी ये, तो ये दूरी कहलाई y अक्ष से दूरी, ये दूरी कहलाई। तो ये कितनी है? अब इसको नापने के लिए हमको कहाँ उतारना पड़ेगा? इतनी, क्योंकि जो ये है उतना ही तो ये होगा। तो y अक्ष से दूरी ये 3, तो 3 कौन सा है? ये देखिए x निर्देशांक। तो y अक्ष से दूरी बराबर कौन सा निर्देशांक? x निर्देशांक, ठीक है ना, x निर्देशांक। इसको आप क्या कह सकते हो? भुज, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा एक प्रकार से ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी सत्य सत्य में दे दिया, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका भुज कहलाता है। तो अगर आपने पढ़ा तो कहेंगे कि हाँ ये कथन सत्य है। या देखिए ऐसा प्रश्न दे देंगे कि कोई बिंदु लिख दिए 2, 3। अब हम यहाँ पर कहें कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए, तो बिल्कुल आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो बता देंगे कि x अक्ष से दूरी कितनी है। देखिए x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक, तो इसका ये x है ये y है, तो y निर्देशांक कितना हो गया? 3। यानी ये जो बिंदु होगा उसकी x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? 3 इकाई, ठीक है ना। बिल्कुल कितना इजी है। तो विद्यार्थियों अब हम क्या करते हैं कि इस अध्याय में लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण बातें आपको एक तरफ से नोट करा देते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सत्य सत्य, खाली स्थान, सही जोड़ी, कुछ भी आएगा तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस अध्याय में जो 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आएंगे उनको भी आपको सीखने में मदद मिलेगी, तो इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर नोट करा देते हैं। तो विद्यार्थियों देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें इस अध्याय में, बेसिक बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति निर्देशांक की। तो किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है, उसे उस बिंदु का स्थिति निर्देशांक कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखिए x अक्ष पर जाकर के ये कहाँ पर गिरेगा? ऋण 3 पर, तो इसका ऋण 3 हुआ। और y अक्ष पर ऐसे करके देखेंगे तो कितना आएगा? ऋण 2 पर, है ना। तो ये इसके क्या कहला जाएंगे? इस बिंदु के स्थिति निर्देशांक कहला जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं भुज। भुज किसे कहते हैं आपने अभी जान ही लिया है ना, कि जैसे पहला बिंदु जो पहला पॉइंट रहता है ये भुज कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? कोटि। तो भुज किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी अर्थात x निर्देशांक को उसका भुज कहते हैं। अभी आपने समझ भी लिया है ना कि दूरी अपन देखते हैं तो x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी किस प्रकार से देखी अपन ने। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी या उसका x निर्देशांक जो होगा वो क्या कहलाएगा? उसका भुज। अब इसी प्रकार कोटि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? उसका y निर्देशांक, अर्थात y निर्देशांक को उसकी क्या कहेंगे? कोटि। तो यहाँ से खाली स्थान कैसे आ सकता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी खाली स्थान कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। आप बात करते हैं कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? x0 होते हैं। थोड़ी इसको समझिए, x0 होते हैं अर्थात उसकी कोटि होती है। देखिए ये हुआ x अक्ष, है ना। अब ये जो बिंदु A आपको दिख रहा होगा ये कहाँ पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। तो देखें x में यहाँ पर ये पॉइंट, ये देखें पहले x निर्देशांक देखते हैं, तो x में कहाँ पर आया? 1, 2, 3 पर आया, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब हम देखें इसकी सीध y में कहाँ जा रही है? y अक्ष यानी कि ये वाला अक्ष, तो y में कहाँ सीध जा रही है? यहाँ से अपन सीधे जहाँ बिंदु रहता है वहां से सीधे ऐसे लाइन लाते हैं, तो y में ऐसे ले जाएंगे तो कहाँ पर आएगा? 0 पे, है ना। 4, 3, 2, 1, 0, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, 0। वैसे आपने 9th में पढ़ भी लिया है ये,
तो ये x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो क्या जीरो है, ये y निर्देशांक जीरो है, ठीक है ना। तो उसी को आपने लिखा है यहाँ पर कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x जीरो होते हैं, यानी x का कुछ ना कुछ तो मान होगा लेकिन y जीरो होगा, अर्थात कोटि शून्य होगी। ठीक इसी प्रकार अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जीरो y, अर्थात अब यहाँ पर x निर्देशांक नहीं रहेगा, यानी भुज शून्य होगा, ठीक है। आप मूल बिंदु किसे कहते हैं, बिल्कुल इजी, ये जहां पर दोनों लंब अक्ष काटते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक कितने होते हैं, जीरो जीरो। वैसे आपने स्टार्टिंग ही में समझा था ना कि किसी बिंदु की किसी स्थिति को सही सही व्यक्त करने के लिए उसे उस तल में हमें एक और बिंदु की आवश्यकता होती है। वास्तव में वही बिंदु तो मूल बिंदु है ना। यहीं से तो अपने किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो लंब अक्ष हो गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहां पर काटते हैं उनके कटन बिंदु को, देखिए दोनों लंब अक्षों के प्रतिच्छेद या कटन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं, मूल बिंदु पर एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा। अब आगे देखते हैं, ये सूत्र विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण है, इस अध्याय में बहुत लगेगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि दो बिंदु है, एक बिंदु है उसका निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु b x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी, इसको अपन दूरी सूत्र भी कह सकते हैं। तो दूरी AB बराबर क्या होगा, इसके निर्देशांक में इसके निर्देशांक घटाते जाना है, यानी आखिरी में जो बिंदु क्या है, पहले नंबर पे बिंदु A है, दूसरे नंबर पे बिंदु B है, तो B के निर्देशांक में हमको A के निर्देशांक को घटाते जाना है, यानी x2 माइनस x1 ये घटाए, फिर y2 माइनस y1 ये घटाए, लेकिन दोनों का वर्ग भी करना घटाने के बाद, है ना, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो विद्यार्थी दूरी सूत्र है, दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु यहाँ रखा दूसरा बिंदु ये रखा, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी अपन इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई बिंदु, ये वाला सूत्र जो देखे ना, ये कार्यानुसार इसी से बना हुआ है, क्योंकि किसी बिंदु P, इसके निर्देशांक कितने हैं P की, x y है माना, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो यही तो सूत्र लगेगा। देखिए मूल बिंदु में क्या हो जाएगा, ये निर्देशांक कितने हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे ना ये वाले, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, अर्थात मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा इतना, है ना। ये कि अगर निर्देशांक दिए हुए उदाहरण के लिए 2 3 लिखा हुआ, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताओ तो 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, अब इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है विद्यार्थियों समझने के लिए, और आप एक बार ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद करते हैं, ये विभाजन सूत्र कहलाता है कि बिंदु A और B, A के निर्देशांक है x1 y1 एवं B के निर्देशांक है x2 y2 को m अनुपात n में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। पहला निर्देशांक ये होगा, दूसरा निर्देशांक ये होगा। पहले चित्र से समझिए, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, A के निर्देशांक है x1 y1 और B के निर्देशांक है x2 y2। अब इसके बीच में, ये रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु P है, इसके जो कि इतना टुकड़ा m है और इतना टुकड़ा n है। उदाहरण के लिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो m का मान 3 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, अर्थात m अनुपात n में ये बिंदु विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जो हमने x और y लिख दिए हैं, तो x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो x का मान होगा कितना, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर होगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब इस सूत्र को याद कैसे रखते हैं, थोड़ी सा देखिए, यहाँ पर हम ये वाला अनुपात लिखे, m लिखे, है ना, m लिख रहे हैं, इस साइड का ये m, तो निर्देशांक ये वाला लेंगे, है ना, और जब ये वाला अनुपात लेंगे तो निर्देशांक ये वाला लेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, हमने ये कहा ना m, ये m लिखे, तो इसके साथ में निर्देशांक अब इस तरफ का लें, ये x2, ये फिर बीच में प्लस लगाए, फिर अब ये वाला अनुपात लिखे n, तो अब निर्देशांक इस साइड का लेना है, यानी x1 बटे m प्लस n, तो ये हो गया पहला निर्देशांक, ठीक है ना। अब अगर y के लिए लेंगे तो सेम यही प्रक्रिया होगी, हमने लिया अनुपात ये वाला, इस साइड वाला m
तो निर्देशांक लेंगे उस साइड का, यानी y2 फिर प्लस, फिर ये वाला अनुपात लिए n, तो अब इस साइड का निर्देशांक लेंगे y1 बटे m प्लस n। इतने आसानी से ये सूत्र याद हो जाता है, ये विभाजन सूत्र कहलाता है। और इसी में बनता है ये अभी अंतः विभाजन, आपने देखा ना अंतः विभाजन। ये अंतः विभाजन का मतलब दो जो बिंदु है वो दोनों दिए गए बिंदु के बीच में ही स्थित है। अब यहाँ पर बाह्य विभाजन की स्थिति में, अर्थात बाह्य विभाजन किसे कहेंगे थोड़ी समझिए। बिंदु A ये है, B ये है। अब जो इनको विभाजित कर रहा है वह बिंदु इस रेखा खंड के अंदर नहीं बल्कि इसी रेखा में बाहर स्थित है। और यहाँ से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी m है और B से लेकर के इसकी दूरी n है। तो ये बिंदु इसके अंदर नहीं है ना, बाहर है। तो m इतना हुआ और n इतना हुआ, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, पूरा सेम सूत्र यही रहेगा। जहां आपका ये प्लस आया है ये, वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देख रहे होंगे आप, ये माइनस आ गया, ठीक है ना, सेम सूत्र है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अगर ये जो बिंदु बिल्कुल सेंटर में आ जाए, दोनों के सेंटर में आ जाए, जैसे ये हो गया बिल्कुल बीचों बीच आ जाए यहाँ पर, तो मध्य बिंदु की स्थिति में क्या सूत्र हो जाएगा, कायदे अनुसार इसी से बना हुआ है। मध्य बिंदु की स्थिति में ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 2/2 यानी कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अर्थात m का मान भी 1 हो जाएगा, n का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये मान दोनों इसमें भर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा, 2, यानी क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। ये क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2, यानी m का मान भी 1, n का मान भी 1 भर देंगे तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। अब बात करते हैं, 3 बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 फिर x2 y2 और x3 y3 है। तीनों अगर एक ही लाइन पर है, समरेख है, तो क्या स्थिति बनेगी, उसको आप इससे जांच कर सकते हैं कि 3 बिंदु समरेख होंगे यदि x1 कोष्ठक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक के अंदर y1 माइनस y2 और बड़ा कोष्ठक बराबर 0। यानी इसमें मान भरेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो तीनों बिंदु समरेख होंगे। वास्तव में ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र था, क्योंकि यहाँ अगर 1/2 लगा देते हैं, पूरे यही लिखते हैं, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है इतना। लेकिन विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम होगा कि इस वर्ष निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हटा दिया गया है, इसलिए ये सूत्र हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति में बना करके लग सकता है ये सूत्र कि जांच कीजिए कि 3 बिंदु समरेख हैं, तो ये सूत्र से आप चेक कर सकते हैं। अब रही बात इसको याद करने के लिए, आपको लग रहा होगा कि सर ये कठिन सा है, याद नहीं हो रहा है, तो बहुत ही आसान तो है इसको याद करना है, थोड़ी ट्रिक से समझिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, आप कोष्ठक के बाहर ये x1 x2 और x3 लिख दीजिए, ठीक है। अब कोष्ठक के अंदर ये जो छोटा जो कोष्ठक बने तीनों, यहाँ पर देखें y2 y3 y3 y1 y1 y2, इसको आप एक राउंड से याद कर लें ऐसे। यहाँ पर देखें y1 लिख दें, यहाँ पर y2 लिख दें, यहाँ पर y3 लिख दें, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, पहले में तो x1 लिखा है तो 1 तो यहाँ लिख दिए, तो अब 1 से गिनती तो शुरू होगी नहीं, अब स्वाभाविक 2 से गिनती शुरू होगी, 2 से, है ना। तो 2 से शुरू होगी तो ये 2 और इसके बाद ये 3, तो ये देखिए y2 y3, बीच में माइनस लगाते जाइए। फिर अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y3 पर पहुंच गई ही अपनी स्टेज, तो अब y3 कंटिन्यू चलना, y3 में कहाँ पहुंचेंगे, y1, तो y3 y1, फिर आगे देखें y1 तक पहुंच गया, और यहाँ पर अब देखें अब क्या हो जाएगा, y1 से कहाँ पहुंचेंगे, y2, तो y1 y2। ऐसा तो है, बहुत ही आसान है, एक प्रकार से चक्रीय क्रम जैसे है, ठीक है ना, बीच में। तो ये इस सूत्र को आप याद कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, 3 बिंदु की समरेख सिद्ध करने की स्थिति बन जाएगी। अब विद्यार्थी, यहाँ चतुर्थांश होते हैं, जो कि ये अक्ष x अक्षीय हुआ, y अक्षीय हुआ,
यहाँ पर तल को ये 4 भाग में बांट दिए एक प्रकार से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश हुआ। अब पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु स्थित है तो ध्यान दीजिए x भी धन का रहेगा, y भी धन का रहेगा, यानी x भी धन रहेंगे, y भी धन रहेगा, भुज भी धनात्मक और कोटि भी धनात्मक रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखें द्वितीय चतुर्थांश में तो x वाला क्या रहेगा, ऋणात्मक, और y इकाई में रहेगा धनात्मक। और तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो आपने देखा ही है अभी, x भी ऋणात्मक रहेगा और y भी ऋणात्मक रहेगा। ये चौथा चतुर्थांश है, यहाँ देखें x वाला धनात्मक रहेगा और y वाला ऋणात्मक रहेगा। लिखने के लिए नियम है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पहले x का निर्देशांक लिखते हैं अर्थात भुज लिखते हैं, उसके बाद y का निर्देशांक लिखते हैं कोटि। तो विद्यार्थी ये थी इस अध्याय में लगने वाली महत्वपूर्ण बातें और सूत्र, और जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य सत्य, सही जोड़ी, खाली स्थान इत्यादि बनेंगे। निश्चित तौर पे कम से कम 3 या 4 ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से आने की पूरी संभावना है इस साल की परीक्षा में। तो इसलिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये मान के चलिए अगर आपने इतना सीख लिया, नोट कर लिया, तो यहाँ से 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे बन ही जाएंगे। और जब सवाल में इनका प्रयोग करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सूत्र और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो इन्हें फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस अध्याय में चूंकि न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न भी आने हैं, तो 3 नंबर और 4 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट में, इस अध्याय में है, उन्हें अपन जाने लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि जांच कीजिए कि बिंदु 5 ऋण 2, 6, 4, 7 और 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करने के पहले हमें इस शब्द का अर्थ जानना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज वैसे आप लोग जानते ही हैं ना, 10वीं क्लास में तो इतना तो जान ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा, कोई 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। और अगर समबाहु लिखा हो तो समबाहु में तीनों भुजा बराबर होंगी। तो यहाँ पर अपन को क्या जांच करना है कि ये जो 3 शीर्ष दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं, अनुमानित चित्र बनाते हैं। ये बना लिए, डायग्राम टाइप से बना लिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया माना A, B और C। तो पहले हम A से, अगर A के निर्देशांक कितने हैं पहले वाले मान लें, माना A के निर्देशांक कितने हैं 5 ऋण 2, और B के निर्देशांक हम माने ले रहे हैं कितने 6, 4, और C के निर्देशांक हमने मान लिए 7 ऋण 2। अब हमको क्या करना है, आपने दूरी का सूत्र पढ़ा ही है, तो पहले A से B की दूरी निकाल लेंगे तो भुजा A भी ज्ञात हो जाएगी। फिर B से C की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो BC ज्ञात हो जाएगी। फिर C से A की दूरी या A से C की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो AC हो जाएगी। यानी 3 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे। फिर देखते हैं कि कोई 2 भुजा उसमें से अगर बराबर होगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे, और ना हुई तो नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जांच हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं इसको हल, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि सवाल कैसा करना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे माना A के निर्देशांक हमने मान लिए 5 ऋण 2। अब आपने कहा होगा कि माना क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ A, B, C इनके नाम तो नहीं दिए, ये तो अपन अपने मन से लिख रहे हैं ना, तो इसलिए इसको माना ही लिखेंगे। तो माना A इतना हो गया, और फिर B ये सेकंड वाला बिंदु हो गया 6, 4, तथा जो C बिंदु है ये C 7 ऋण 2 त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह बना दे, लिख भी सकते हैं त्रिभुज ABC के शीर्ष है। इस टाइप से अपन ने ये लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले बिंदु A से B की दूरी निकालना है। तो निकालते हैं AB बराबर, एक बार सूत्र आपको और बता दो तो जिससे आपको याद हो जाएगा और लगाते बनेगा। तो सूत्र क्या था, ये आप जानते हैं, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये दूरी सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम क्या कैसे निकाल लेंगे, देखिए AB, तो पहले A आया है फिर बाद में B आया है, तो A वाले सभी निर्देशांकों को 1, 1 से दर्शाएंगे और B वाले को 2, 2 से दर्शाएंगे।
यानी b के निर्देशांक में a के निर्देशांक को घटाते चलना है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, ये आपका अभी इस सूत्र में लगाने के लिए ये x1 ये y1 हो जाएगा, और b के निर्देशांक ये x2 सॉरी ये हो जाएगा पहला वाला x2, फिर ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मान भर के आप कर सकते हैं। ये देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर x2 यानी 6, फिर माइनस ये सूत्र का माइनस, फिर x1 यानी 5 पूरे का वर्ग प्लस y2 यानी कितने 4, फिर माइनस, फिर y1। अब यहाँ देखिए y1 भी माइनस का है, तो हम ऐसा माइनस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या लगा दें, सीधा सीधा प्लस। ठीक है ना, आया समझ में। देखिए y2 फिर ये सूत्र का माइनस, लेकिन ये खुद माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर वर्ग। अब इसको आप हल कर लें तो ab निकल आएगी। ab बराबर कितना हो जाएगा, देखें 6 में से 5 गए तो कितने बचे, 1, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 का वर्ग हो गया 36। अब 36 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें कितना हो गया 37, तो यहाँ पर लिख देंगे √37। अब ये 37 का अगर वर्गमूल निकल रहा होता तो अपन निकाल देते, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। तो ये ए बी हो गया। इसके बाद निकालते हैं बी सी। अब बी सी निकाल लेते हैं तथा बी सी बराबर, अब बार बार ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। बी सी के लिए क्या करेंगे, ये देखो b पहले आया है फिर c बाद में आया है, तो b वाले के निर्देशांक को 1 1 और c वाले को 2 2 कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये x1 y1। अब ये हो जाएगा x2 y2। ये सूत्र में अपन यहाँ पर लगा देंगे, यानी c के निर्देशांक में b के निर्देशांक घटाना है, यानी 7 में क्या घटाएंगे 6, तो यहाँ लिखेंगे 7 ऋण 6 पूरे का वर्ग प्लस ऋण 2, ये ऋण 2 लगाए, फिर घटाना है, क्या घटाना है 4, ये पूरे का वर्ग। अब इसको भी हल कर दें आप फटाक से, कितना आ जाएगा, बी सी बराबर सूचित करते चिन्ह लगा के लिखें बी सी बराबर, इसको हल करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस यहाँ देखें ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा -6, -6 का वर्ग। तो विद्यार्थी चाहे +6 का वर्ग हो चाहे -6 का वर्ग हो 36 ही कहलाएगा, है ना, आप जानते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 36, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, तो ये हो गया √37, इसका भी मान आ गया √37। अब चलिए एक भुजा और निकाल लें, वैसे इतने में तो रिजल्ट निकल गया कि समद्विबाहु तो है ही है, पर और निकालने करके देखे लेते हैं। चलिए अब AC निकाल लेते हैं, एवं AC बराबर कैसे निकालेंगे, अब C के निर्देशांक में A के निर्देशांक घटाना है, तो C के निर्देशांक ये है और A के निर्देशांक क्या है, ये, इनको मानेंगे 1 1, है ना। तो C के निर्देशांक में यानी 7 में क्या घटाएंगे 5 पूरे का वर्ग, ये वर्ग लगा देते हैं वाला, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे देखिए ऋण 2 और फिर माइनस, लेकिन ये खुद माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस वर्ग। अब इसको अपन हल कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखें 7 में से 5 गया तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, प्लस ये देखिए ये माइनस का ये प्लस का है तो ये तो घट गया 0 हुआ, 0 का वर्ग 0 ही होगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 4, 4 धन 0 बराबर 4, तो √4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, है ना, तो ये 2 इकाई हो गया। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, देखिए इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे चूंकि कौन सी दो भुजा बराबर निकल गई हैं, देखिए आप AB है ना, कितनी निकली √37 और BC कितनी निकली है, देखिए BC का मान कितना √37, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, है ना, क्योंकि AB बराबर BC हो गया, तो इसलिए दो भुजा बराबर हो गई, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, या इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, यहाँ लिख देंगे। इसलिए जिस भाषा में प्रश्न पूछे उससे उत्तर देते हैं, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो ये आंसर हो गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, जिससे दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो विद्यार्थी अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जहाँ AB वृत्त का व्यास है। विद्यार्थियों यहाँ वृत्त की बात हो रही तो थोड़ी चित्र बना ले तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक वृत्त है, ये आप प्रकाश से बनाइएगा, हाथ से नहीं। तो ये वृत्त बन गया है ना। और यहाँ पर क्या कहा गया है, तो देखिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB व्यास है। तो व्यास हमेशा कहाँ से होकर के जाता है, केंद्र से। ये केंद्र हो गया, तो व्यास यहाँ से जाने वाला ये जो रेखाखंड होता है जो दोनों सिरों को मिला रहा है, यहाँ पर ये वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रहा है, केंद्र से भी होकर के जाता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, व्यास। तो इसके एक सिरा ये हो गया A और दूसरा सिरा हो गया B। केंद्र से होकर के जाता है, केंद्र को कुछ भी लिख दें, C से लिख दिए, O से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB वृत्त का व्यास है तथा केंद्र मतलब ये C। तो केंद्र के निर्देशांक कितने हैं, इसने दे दिया सवाल में, कितने, 2 ऋण 3 है। और B के निर्देशांक कितने हैं, 1 4। अच्छा, किसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा, A के। तो जब है नहीं तो अपन को वहां कुछ मानना तो पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना इसके निर्देशांक x1 और y1 है, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात आप ध्यान लगा सकते हैं, आपको समझ में भी आ गई होगी ये बात, क्या कि जो व्यास होता है, व्यास का केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है ना। यानी कि इतना और इतना भाग बराबर होता है। तो ये एक प्रकार से यहाँ मध्य बिंदु हुआ। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक बताए गए हैं वही इसमें लगेंगे सूत्र। देखते हैं कैसे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ लिखना तो पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना व्यास AB में A के निर्देशांक क्या माने हो आपने, अपने मन से मान लिए है ना। क्या मान लिए हैं, x1 y1, ठीक है। तथा और ये तो दिए ही है ना। B के निर्देशांक कितने हैं, 1 4 व केंद्र C के निर्देशांक कितने हैं, 2 ऋण 3 है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। विद्यार्थियों हम यहाँ पर सभी सवाल जो बता रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं ना। तो मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x1 धन x2 बटे 2 एवं y बराबर क्या होगा, y1 धन y2 बटे 2। अभी आपने नोट किया है ना, तो वो सूत्र यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया x1 y1, ये निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2, और ये कितना हो गया, ये x हुआ, ये y हुआ। अब यहाँ पर ये मान भर दीजिए पूरे के पूरे दिख करके यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर पहला निर्देशांक केंद्र का क्या हुआ, 2, तो यहाँ लिख दिए 2, फिर बराबर, फिर x1 ये लिखिए x1, फिर प्लस x2 का मान कितना है, यहाँ देखिए 1 है ना। तो यहाँ लिख दिए 1 बटे 2 एवं यहाँ y पे y बराबर, y यानी कि कौन सा, ये ठीक है ना। ये कितना हो गया, ऋण 3, फिर बराबर y1 प्लस y2 यानी कितना, 4 बटे 2। अब इसको हल करके कितना सरल है, x1 और y1 का मान निकालना है। यहाँ से आप इसका तिर्यक गुणा कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा कितना, x1 धन 1 और 2 में गुणा हुआ तो यहाँ हो जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा, थोड़ी सी देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है y1 धन 4 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का, ठीक है ना। अब आगे हल करते हैं, तो एक यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ x1 भर बचेगा, एक यहाँ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 4 में से 1 घट जाएगा, 4 ऋण 1 एवं यहाँ पर कितना हो जाएगा, y बराबर ऋण 6 तो है, 4 इस साइड जाएगा, ये साइड ये, तो क्या का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। चलिए हल होकर के ये उत्तर आ गया, x1 बराबर 3 एवं y बराबर x1, हाँ y1 बराबर कितना आ रहा है, y1 बराबर दोनों माइनस के, इसलिए कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर हो गया।
तो आंसर को यहाँ लिख देंगे। आंसर ए के निर्देशांक आपने कितने निकाल लिए? पहला निकाला 3, फिर दूसरा कितना निकाला 10। तो इसको नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से और भी करते रहिएगा। विद्यार्थी तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, ऋण 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से यानी अंतः, ठीक है, आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मतलब ये प्रश्न कहता है कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। यहाँ पर पहले बिंदु को आपने मान लिया ए, इसके निर्देशांक मान लिए कितने? 4, ऋण 3, और दूसरा बिंदु हो गया बी। यहाँ इसके निर्देशांक है 8 और 5 स्थिति निर्देशांक। इनको जोड़ने वाली रेखा मतलब ये। अब इसको जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से यानी जो बिंदु होगा वो इन्हीं रेखाओं के बीच में ही कहीं होगा। तो 3:1 में विभाजित करता है, यानी यहाँ 3 भाग और यहाँ 1 भाग, इससे लगभग ज्यादा होगा। अंदाज से अपन ने ये लिख दिया कि बिंदु P यहाँ पर है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है? ये 3:1 में। तो ये m का मान हो जाएगा और ये n का मान हो जाएगा। तो इसके कहा गया उस बिंदु के निर्देशांक यानी P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा है। तो P के निर्देशांक क्या मान ले? हम P के निर्देशांक माने ले रहे हैं x y, ठीक है। ये टुकड़ा 3 है यहाँ तक का, ध्यान रहे, और ये वाला भाग इतना कितना है? 1 है। ये हो गया आपका m का मान और ये हो गया n का मान। अब इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना, दो बिंदु लिए अपन ने, माना बिंदु A 4, ऋण 3 तथा दूसरा बिंदु क्या मान लिए? B, तथा बिंदु B निर्देशांक कितने हैं? 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, कौन सा बिंदु? बिंदु P, इसके निर्देशांक क्या माने आपने? x y कितने अनुपात में? 3:1 में। 3:1 में कैसा विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है। ये आपने क्या लिख दिया? इसकी थ्योरी की क्या आपने इसमें माना, ठीक है ना। अब अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अभी आपने सूत्र पढ़े हैं, चलिए लगा के देखते हैं तो आपसे और याद आ जाएगा आपको। तो सूत्र क्या था? x बराबर, देखिए क्या था? x बराबर ये m लेंगे तो यहाँ का है ना, ये निर्देशांक लेंगे, ये n लेंगे तो निर्देशांक यहाँ का लेंगे। यानी कितना सूत्र था? m, इसको क्या बोल रहे थे? x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। मतलब ये आपका x1 y1, ये क्या कहलाएगा? x2 y2, ठीक है। इसी प्रकार y निर्देशांक कितना हो जाएगा? y बराबर m, ये वाला अनुपात लिए m, तो निर्देशांक कौन सा लेंगे? ये अनुपात लिए तो निर्देशांक इसका लेना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? y2 प्लस ये वाला लेंगे n अनुपात, तो यहाँ पर निर्देशांक कौन सा लेंगे? इस साइड का, है ना। तो y1 बटे m प्लस n। तो इतनी सी तो बात है। अब यहाँ पर आप इसको मान भर देना और उत्तर आ जाएगा। देखिएगा कैसे निकलेगा। x तो लिखे रहते हैं, x का मान ही ज्ञात करना, m यानी हो जाएगा 3 ये, और x2 कितना हो गया? 8, ये लिख दिए 8 प्लस n यानी 1, फिर x1 यानी कितना? 4, फिर m प्लस n यानी 3 1 एवं y बराबर m का मान कितना? 3, y2 का मान कितना है? 5, ये लिख दिए 5 प्लस n का मान कितना है? 1, फिर y1 का मान कितना है? ऋण 3 बटे m प्लस n यानी 3 1, ठीक है ना। इजी इतना समझ में आया होगा। अब इसको आगे हल करते हैं। तो x बराबर, ये देखिए 8 3 24, यहाँ हो गया 8 3 इतना, कितना हो गया यहाँ पर? 24, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो 8 3 24 और 4 28, तो यहाँ हो गया 28 बटे 3 अरे कितना हो जाएगा? यहाँ 4, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा किए, इन दोनों का गुणा किए, फिर दोनों को जोड़ दिए, बटे में 4 एवं
समझ में आ गया होगा। y बराबर देखें 5 दिया 15, यहाँ तक कितना हो गया 15। और यहाँ पर देखें, हाँ यहाँ गलती ना कीजिएगा, 5 दिया 15 हुआ प्लस का, लेकिन ये देखिए प्लस ये माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, है ना। तो पूरी स्टेप कर दें आप इसकी, इतनी जल्दबाजी नहीं करें। 5 दिया 15, फिर प्लस माइनस का माइनस, 3 एक 3 बटे कितना हो जाएगा 4। अब इसको आप हल कर दें यहाँ पर, तो 15 में से 3 गए तो कितना हुआ, कितना बचेगा 12, ठीक है ना, 12 बटे 4। अब इसको आप हल कर दीजिए, कटेगा ये कट जाएगा, 4 एकम 4 4 7 28, तो कितना आ जाएगा यहाँ 7 एवं यहाँ कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4 4 12 3 आ गया। तो निर्देशांक आ गए उसके, है ना, पी बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P के निर्देशांक, उत्तर लिखना चाहिए, है ना, इस टाइप से। कितना हुआ, पहला x वाला 7, फिर दूसरा 3, ये आंसर कहलाएगा। तो विद्यार्थियों कितना इजी है सवाल, है ना। विद्यार्थियों तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी रही आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के पूरे विषय वस्तु के गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो न्यू ब्लूप्रिंट है उसी को ध्यान में रखते हुए आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप तक आसानी से मिलते रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। हाँ विद्यार्थियों, हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप हमारे जो प्यारे प्यारे सभी विद्यार्थी हैं इस वर्ष गणित विषय में सभी विशेष योग्यता प्राप्त करें और उनकी जो भी परेशानी हो मैं दूर कर सकूं उनको, और सभी को अच्छे अच्छे नंबर मिले। 90 नंबर से सभी के ऊपर ही आने चाहिए, ये टारगेट हमने बनाया है। आप भी तो अपना टारगेट बनाएं और मन लगा करके पढ़ाई करें। तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं उन्हें लेकर के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।